तो मनी मंत्रा में आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजाज कैपिटल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तलूजा। आप दोनों का ही स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूलिप प्लान्स पर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि हम इसे जानते हैं यूलिप के नाम से। इस तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है विनय जी, जिसमें आपको निवेश के साथ साथ इंश्योरेंस का भी फायदा मिलता है। हम फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से इसको अक्सर कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में आप ना डालें, क्योंकि आपके पास एक क्लियर रणनीति होनी चाहिए जहां पर आप एक प्योर इंश्योरेंस प्लान लें और साथ ही एक प्योर तरह की इन्वेस्टमेंट रणनीति अपनाएं। लेकिन आज हमारा फोकस यूलिप प्लान्स पर इसीलिए है ताकि हम लोगों को समझाएं कि ये प्लान्स किस तरह के होते हैं, इनमें निवेश करें या ना करें वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये किस तरह का निवेश है समझना बेहद जरूरी है। तो यूलिप मिक्स प्रोडक्ट है, हाइब्रिड प्रोडक्ट है। खासतौर से मैं फोकस करूंगी 2.0 यूलिप प्लान्स पर, जो कि नए तरह के यूलिप प्लान्स हैं और ये ट्रेडिशनल यूलिप प्लान से काफी अलग है। अमूमन इनकी तादाद बाजार में अब बढ़ रही है। तो किस तरह के न्यू एज यूलिप प्लान्स आजकल बाजार में मिल रहे हैं, विनय जी ये समझाएं। हेलो कविता, थैंक यू। एज यू राइटली सेड के यूलिप्स 2.0, हम इसको न्यू एज यूलिप्स बोलते हैं, जो 2010 के बाद बाजार में आए थे। रेगुलेटर्स ने कुछ चेंजेस करे थे पहले 10 साल में मार्केट को स्टडी करके, और जो भी प्रोडक्ट में कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई और काफ़ी सफल ये तरीका रहा। जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे पहले तो काफ़ी ही कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हैं। जब हम कस्टमर सेंट्रिक बोलते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, प्राइसिंग वाइज बहुत चीप हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करते हैं तो आपके जो ये अदरवाइज जो आप इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट लेते हैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड में, तो उतनी ही कॉस्ट में आपको रिस्क कवर के साथ ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अवेलेबल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए कि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, कंपनी ने रेगुलेटर ने मेक श्योर किया कि आप इसमें एक मिनिमम अवधि के लिए बने रहें, बिकॉज जैसे आप इक्विटी प्योर इक्विटी लेते हैं तो आप एक दिन की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स लेते हैं आप उसको 3 साल के लिए नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, बट यूलिप्स में बिकॉज इनकी थोड़ी सी कॉस्टिंग शुरू में ज़्यादा होती है और आगे जाके एवरेज करके कम हो जाती है, तो रेगुलेटर ने इंश्योर किया कि कम से कम 5 साल के लिए आपको यूलिप में बना रहना पड़ेगा। तो बड़ा क्लियर संदेश मैसेज किया इन्वेस्टर्स को कि आप अपने मीडियम से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ही यूलिप को देखें। फिर ये प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो खुद से अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते बट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं इक्विटी के थ्रू। तो आप इक्विटी और हाइब्रिड या डेट बैलेंस फंड्स के माध्यम से जो यूलिप के एक रैपर के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें रिस्क कवर आपको 10 गुना या 100 गुना तक अवेलेबल हो सकता है, तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं इन यूलिप प्रोडक्ट्स के आज की डेट। मैं रिस्क कवर पर आना चाहती हूँ क्योंकि एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है और बारीकी से हम इसको समझेंगे पंकज जी के कैसे यूलिप में जो आप प्रीमियम भरते हैं उसका एक हिस्सा आपके इंश्योरेंस कवर में जाता है और एक हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है। मुझे बताएं, जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है तो किस तरह से यूलिप के जरिए आपको इंश्योर किया जाता है? देखिए, जैसा आपने राइटली कहा अभी कि इसमें 2 पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। जो आप पूरा प्रीमियम भरते हैं उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करने के बाद, यानी कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं या फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं, वो सब डिडक्ट होने के बाद में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है, इस तरह से चार्जेस हो सकते हैं। उसके बाद में एक होता है मोर्टेलिटी चार्ज, यानी कि जो आपको लाइफ कवर मिल रहा है उस इंश्योरेंस पॉलिसी में यूलिप में, उसके लिए भी आपकी एज के अकॉर्डिंग और प्रीमियम कितना सम एश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका एक चार्ज कटेगा, उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस। उसके बाद जो बचता है उस प्रीमियम में से उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसमें आपके पास चॉइस है कि आपको किस तरह के फंड में, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ फंड्स की चॉइस होती है कि अंडरलाइंग फंड्स कौन सा आप चुन सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इक्विटी में, डेट में, बैलेंस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी है कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से कितना चार्जेस कट रहा है और उसके बाद कितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपको कवर तो मिल सकता है, लेकिन अगेन बात ही होती है कि क्या यूलिप आपके इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट कर सकता है, और मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं एक कवर की तो हम इंश्योरेंस के हिसाब से एक बड़े कवर की बात करते हैं, और उतने बड़े कवर के लिए शायद यूलिप के थ्रू ये प्लानिंग करना मुश्किल है।
मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से बाद में बात करते हैं, लेकिन विनय जी, क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और क्लियरली जिस तरह की कवरेज यूलिप प्लान्स आपको देते हैं वो पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा अगर उठाना हो तो मुझे कितने का यूलिप प्लान लेना चाहिए अगर मुझे अपने आप को और अपने यूलिप प्लान में केवल इंश्योरेंस कॉम्पोनेंट को पर फोकस करना हो तो? कविता, देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपोनेंट की बात करें तो यूलिप में भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो मैं टर्म प्लान लेने के लिए यूज करता हूँ। इंसान की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से हम फॉर्मूला बताते हैं। थंब रूल में की अगर बात करें तो आपकी आय का, सालाना आय का 10 से 12 गुना कवर आपके पास लाइफ कवर के फॉर्म में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आप एक ही पॉलिसी के थ्रू कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक टर्म प्लान है। बैलेंस कवर आप अपने यूलिप के थ्रू देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूलिप प्लान्स नॉर्मली टैक्स बेनिफिट देने के लिए 1010D जो टैक्स फ्री होता है उसके लिए कम से कम 10 गुना का लाइफ कवर चाहिए आपको। और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स कम एज पे एज हाई एज 100 टाइम्स का मल्टीपल भी प्रोवाइड कराते हैं। हायर एज जैसे जैसे जाएगी तो उनका रिस्क कवर मल्टीपल कम हो जाता है जो अवेलेबल। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आप सही कह रहे हैं, पंकज जी ने भी जैसे बोला कि मेरा सारा रिस्क कवर रिक्वायरमेंट यूलिप के थ्रू पूरा नहीं हो सकता अगर मैं उसको प्योर इंश्योरेंस देख रहा हूँ। तो जितना बचा हुआ कवर है या एक डिसेंट कवर मैं अपना यूलिप के थ्रू कवर करूँ और बैलेंस अमाउंट में एक टर्म प्लान के थ्रू कवर करूँ, ये कॉम्बिनेशन अगर मैं लूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट, जो मैं दोबारा बात करूंगा, मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स जो मेरी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं। मुझे अगर इन्वेस्टमेंट मैनेज करनी नहीं आती तो मैं एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू उसको मल्टीपल फंड चॉइसेस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे प्योर इक्विटी फंड्स में भी नहीं जाना तो मेरे पास हाइब्रिड या बैलेंस फंड्स हैं जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन फंड मैनेजर खुद से मैनेज करेगा। तो मैं उन फंड्स के साथ साथ रिस्क कवर एंजॉय करके और एक अच्छा डिसेंट अपना पोर्टफोलियो अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपनी बच्चों की शादी के लिए, लाइफ गोल्स जो फिक्स्ड लाइफ गोल्स हैं उनके लिए मैं इस प्रोडक्ट से अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। अच्छा पंकज जी, जिस तरह की निवेश होती है यूलिप प्लान्स में, जिस तरह के फंड्स के सिलेक्शन होते हैं उनके बारे में हमें बताइए। किस तरह से आपको इक्विटी में एक्सपोजर दिया जाता है यूलिप्स के जरिए, और किस तरह की स्विचिंग की भी फैसिलिटी है? अगर आपको अपना निवेश इक्विटी में बढ़ाना हो, कम करना हो, तो स्विचिंग की भी एक सुविधा है जो यूलिप प्लान्स में दी जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है निवेश की, आप अपने प्रीमियम से जो आपका हिस्सा जाता है निवेश की ओर, उससे आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यूलिप पॉलिसीज में इस तरह की आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप बाजार में एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन किस तरह के फंड्स होते हैं, क्या क्या वैरायटी है, ऑप्शंस हैं, वो बताएं। कविता, बिल्कुल, अगर मैं इसमें बोलूं तो यहां पर चॉइसेस तो आपके पास बहुत सारी होती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज अपने हिसाब से फंड डिजाइन करती हैं। तो आपके पास इक्विटी की चॉइस भी है, हाइब्रिड भी है, और प्योर डेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन कंसर्न ये है कि जैसा कि 5 साल का लॉक इन है, अब अगर अंडरलाइंग फंड परफॉर्म ना कर रहा हो तो उस केस में क्या करें? क्योंकि जब आप अपने हिसाब से कहीं, अगर हम उदाहरण के तौर पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप वहां से रिडीम कर सकते हैं अगर ओपन एंडेड फंड है, और किसी दूसरे फंड हाउस की स्कीम में भी जा सकते हैं। यहां पर आपको स्विचिंग की चॉइस तो है कि आप उसी इंश्योरेंस कंपनी के जो स्कीम के अंडर में जो भी फंड्स हैं वहां पर स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे में। लेकिन यदि सभी अंडरलाइंग फंड परफॉर्म ना कर रहे हैं जी, तो बिकॉज उसी कंपनी में ही कर सकते हैं। तो वहां पर कई बार आपने देखा होगा कि एक इंश्योरेंस कंपनी के सभी फंड्स जो अंडरलाइंग फंड्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब गलती पॉलिसी होल्डर की नहीं है यहां पर कि वो यहां से निकलना चाहता है, लेकिन किसी वजह से यहां पर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो तब भी अटक जाता है। तो वो एक रेस्ट्रिक्शन है। हालांकि मैं बहुत सारी बातें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, जैसे विनय जी कह रहे थे कि 1010D की वो एक सबसे बड़ा यहां पर एक बेनिफिट है जिसके लिए लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर हम और बातों पे बात करें तो यहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो इसके लिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यूलिप में तो पहले आपको देखना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का। क्या आप यहां पर इतने लंबे समय तक बने रह सकते हैं? लिक्विडिटी बहुत पुअर है, और साथ ही जो मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन है, अगर फंड परफॉर्म ना भी करे तो भी आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं कि आप सिर्फ उसी कंपनी के जो फंड्स हैं उन्हीं के बीच में स्विच कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से रिडीम करके किसी और इंश्योरेंस कंपनी का आप प्लान ले सकें उस 5 साल के बीच में। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी और अगर आपके पास महंगी वाली यूलिप है जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा आपका प्रीमियम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो आपके प्रीमियम पर से या आपकी कमाई पर से हटा दिया जाएगा। ये भी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुल मिला के जो बेसिक फीचर्स है वो तो हमने समझा दिए हैं, लेकिन विनय जी आखिरी सवाल जिसको जानने में बहुत दिलचस्पी भी है लोगों की वो ये है कि यूलिप में हिडन चार्जेस और हिडन कॉस्ट भी क्या कुछ होते हैं? जब मैं पहला साल का प्रीमियम देती हूं तो क्या पूरा का पूरा प्रीमियम ही निवेश कर दिया जाता है या इंश्योरेंस के लिए लगा दिया जाता है, या उसमें से भी कुछ फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है जो पहले वसूली जाती है और दूसरे साल से या अगले मेरी प्रीमियम के चरण से उसको निवेश किया जाता है? किस तरह से ये वर्कआउट होता है? मैं इसका आंसर थोड़ा दूसरे तरीके से देना चाहूंगा कविता। ओवरऑल यूलिप्स की अगर आप बात करें 10 से, पहली बात तो हम यूलिप्स जो कैटेगरी प्रोडक्ट है हम उसको 3, 4, 5 साल के लिए, 5 साल तो वैसे ही लॉक इन है जैसे अभी पंकज जी ने बोला, हम 7, 8, 10 साल से नीचे हम कभी भी यूलिप्स रिकमेंड नहीं करते हैं क्लाइंट्स को। यूलिप एज अ प्रोडक्ट आपके लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल जो 10 साल एंड अबव के लिए हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छा कॉर्पस करना है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करना कितना जरूरी है लॉन्ग टर्म में, अदरवाइज आप लॉस में रहेंगे। उस कैटेगरी के लिए ये प्रोडक्ट्स बने हैं। अब अगर मैं 15 साल होराइजन की बात करूं तो एवरेज जो यूलिप्स हैं, बहुत अच्छे यूलिप्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो एवरेज यूलिप्स हैं, मीडियन यूलिप्स हैं, उनके जो एवरेज कॉस्ट है वो करीब 2% की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। तो अगर आपका समझाने के लिए मैं अगर बताऊं कि अगर आपके फंड ने 10% की रिटर्न दी, जो म्यूचुअल फंड के इक्विवेलेंट कोई फंड है इक्विटी का, उसने अगर 10% की रिटर्न दी तो नेट आफ्टर ऑल चार्जेस आपके हाथ में 8% की रिटर्न आएगी आफ्टर ऑल चार्जेस। वो चाहे पहले साल का चार्ज है, चाहे वो दूसरे साल का चार्ज है, उसको चाहे आप एडमिन चार्ज बोल लीजिए, चाहे आप मोर्टेलिटी चार्ज बोल लीजिए, एवरेज 2% की कॉस्ट आती है 15 साल के होराइजन में अच्छे यूलिप्स पे। जो बहुत अच्छे यूलिप्स हैं वो 1.25% के बीच में भी कॉस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताता हूँ कि काफी सारे यूलिप्स आजकल बोनस के फॉर्म में जितने भी चार्जेस हैं आपको वापस करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, 10 साल और ज्यादा के लिए अगर आप बने रहें, तो आपके वो चार्जेस, खास करके जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं, वो आपको वापस करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से आपकी रिटर्न कविता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसे होते हैं और क्या उन पर हमें कोई ब्याज भी मिलता है? नहीं, ये ब्याज और उस पॉइंट से नहीं है, बट कहने के लिए है कि कंपनी ये बोल रही है कि हम आपको कुछ पैसा लॉयल्टी यूनिट्स के फॉर्म में वापस कर रहे हैं एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर मोर्टेलिटी चार्जेस। उस फॉर्म में वो वापस होता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है ऑब्वियसली कम हो, बट अगर आप ओवरऑल कॉस्ट बेसिस पे देखेंगे तो मुझे 15-20 बेसिस पॉइंट का फायदा मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर, तो मेरी कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो आप ओवरऑल यूलिप्स की ओवरऑल कॉस्ट देखिए, क्योंकि जैसे अब अगर आप एक एफडी लेते हैं, 5 साल की एफडी ली, आप उस समय एफडी की रिटर्न देखते हैं, आप ये नहीं बोलते कि एफडी में पेनल्टी कितनी है। आप ये तो नहीं कहते ना कविता कि 7% की एफडी 5.5% बनेगी बिकॉज 1.5% की तो पेनल्टी है। आप उसको 7% की एफडी मान के चलते हैं बिकॉज आप मान के चलते हैं कि मैं उसको फुल टर्म के लिए होल्ड करूंगी। सिमिलरली यूलिप्स को जिस पीरियड के लिए लिया गया है, उस पीरियड के लिए अगर मैं उसको होल्ड करता हूं तो मेरी कॉस्ट यही 1.5-2% के बीच में आएगी, जो काफी नॉमिनल है बाकी इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के मुकाबले में। साथ में आपको रिस्कवर भी मिल रहा है, और जैसा आपने बताया 2.5 लाख से नीचे की अगर मैं सालाना निवेश करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट टोटली टैक्स फ्री है मैच्योरिटी पे। चलिए, तो पोर्टफोलियो में अगर आपको यूलिप प्लान को शामिल करना है, वैसे तो ये आपकी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने फिर भी कोई यूलिप प्लान लेकर रखा हुआ है तो इसका उद्देश्य जो है किसी लक्ष्य के तहत हो तो बेहतर है। आप इसको बांधिए अपने किसी लक्ष्य के साथ जो कि 15 से 20 साल लंबा हो, और महंगाई को मात देने वाला रिटर्न अगर आप चाहते हैं यूलिप में हो तो वो शायद होना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में यूलिप के अलावा और भी तरह के निवेश विकल्प शामिल करें ताकि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो जो है वो बन पाए। आगे बढ़ते हैं, मनी मंत्रा में अब रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर, और पहले दर्शक राहुल यादव जुड़ रहे हैं जिन्हें रिटायरमेंट तक करोड़पति बनना है। राहुल यादव जी नमस्कार, 32 साल की आपकी उम्र है सर, कहां से बोल रहे हैं?
नमस्ते मैम, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ मैम। इंदौर से बोल रहे हैं। बताइए, आपने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड डाल रखे हैं? HDFC सेंसेक्स इंडेक्स है आपके पास, मिरर एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है ना? कब से निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में? मैम लास्ट 6 मंथ से। अच्छा, अभी ही निवेश शुरू किया है? जी जी मैम। अच्छा, और 30 साल तक बने रहेंगे? जी मैम। निवेश कितना कर रहे हैं? मैम अभी पर 1000 रुपए की SIP है, 3000 रुपीज की कर रहा हूँ मैम तीनों फंड्स में। अच्छा, जी मैम। राहुल कितना चाहिए होगा आपको? 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए 30 साल के बाद? जी मैम, एज ए रिटायरमेंट के लिए मैम मैं चाहता हूँ कि मैं जो और कितना SIP करना चाहिए और कितने सालों तक करना चाहिए मैम। चलिए, आपका निवेश फिलहाल तो कम है, इसको बढ़ाना ज़रूरी होगा, लेकिन फंड्स को लेकर थोड़ा सा और अग्रेसिव हम हो सकते हैं। पंकज जी, आपका जो पोर्टफोलियो है काफी लार्ज कैप बायस्ड है, तो मैं कहूंगा कि आपका 30 साल का नजरिया है, बहुत लंबा वक्त है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी 15% की है आपने इन्वेस्टमेंट पर। तो इस हिसाब से पहली बात तो ये है कि आपको डेफिनेटली इसमें अगर पोर्टफोलियो में आप एक स्मॉल कैप फंड ऐड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और साथ ही अभी क्योंकि आप 3,000 रुपए महीना कर रहे हैं, तो 30 साल में यदि आपको 3 करोड़ रुपए जुटाने हैं तो आपको 15% के हिसाब से भी लगभग 5,400 रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी लंबा समय है, तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, आप स्टार्ट में 3,000 ही रखिए, लेकिन साल दर साल इस अमाउंट को बढ़ाते जाइए, तो भी आप आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। और उम्मीद 15% ही रखी है आपने, पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा फिर भी कंजर्वेटिव सोचें, अगर कि 12-13% का भी रिटर्न मिला अगर, तो भी आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहें तो आसानी से इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए शायद आपको और भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी 30 साल के बाद, तो आप बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें और साथ ही एक स्मॉल कैप फंड ऐड करें और आगे चलकर एक इंटरनेशनल फंड भी ऐड कर लें। पंकज जी, फंड्स के नाम बताएंगे आप? यस, स्मॉल कैप में आप ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप फंड को ले सकते हैं। और साथ ही जहां तक इंटरनेशनल का सवाल है, वहां पर आप US इक्विटी की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 इस तरह के फंड्स को शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दर्शक ने सवाल जो भेजा है ट्विटर के जरिए भेजा है, राकेश ने, और राकेश को भी यूलिप प्लान खरीदना है अपने लिए और पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लान खरीदें, कैसे खरीदें और इन्होंने क्यों खरीदना है, उसके पीछे तो कोई अपनी मंशा नहीं बताई है विनय जी, लेकिन यूलिप प्लान की समझाइश के लिए मेरे ख्याल से राकेश शो का पहला हिस्सा देख सकते हैं। अगर आपको इन्हें कोई यूलिप प्लान रेकमेंड करना हो तो कौन सा करेंगे? देखिए, ऐसे जेनरिक जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यूलिप एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट है। राइट। तो उनकी, जैसे मैंने पहले बात किया, कितनी अवधि के लिए वो लगाना चाहते हैं, पर मंथ कितना लगा सकते हैं, या वो लमसम साल में अपनी, जैसे अगर कोई बोनस आता है वहीं से लगाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी प्लानिंग करते हैं, तो आप एनुअल मोड में प्रीमियम दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सैलरीड हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मंथली मोड पे ही प्रीमियम दीजिए। और अगर आपकी एज कम है तो आप शुरू में हायर फोकस इक्विटी बेस रखिए, और जैसे जैसे प्लान की मैच्योरिटी आती है आप अपने आप उस पैसे को इक्विटी से डेट में शिफ्ट करिए। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ये ऑटो बैलेंसिंग फीचर भी आता है, कुछ प्रोडक्ट्स में आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के नाम पे जैसे मैं आपको बताऊंगा तो ICICI प्रूडेंशियल का एक प्रोडक्ट है सिग्नेचर, जिसमें मिनिमम निवेश 1,20,000 है सालाना। अगर आपकी वो पॉकेट में फिट बैठता है तो आप एक वो अच्छा लो कॉस्ट प्रोडक्ट है उसको देख सकते हैं। अदरवाइज बाजार में और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट लिंक प्लान है, क्लिक टू इन्वेस्ट है, और कोटक लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं जिनके फंड परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। वो अपने म्यूचुअल फंड के जो उनके पीयर कंपनीज हैं उसको ट्रैकिंग करते हैं रिटर्न्स को देख के। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। बट मूलतः बात ये रहेगी कविता कि आप फंड्स खुद मैनेज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं फंड मैनेजर म्यूचुअल यूलिप्स के अंदर खुद मैनेज करे, तो उसके बेसिस पे ऑटो एसेट एलोकेशन फंड्स आते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टेन्योर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी, और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक सिंह है। नमस्कार अभिषेक, गुड इवनिंग। नमस्कार जी। पूछिए, आपने अपने पोर्टफोलियो में जो फंड्स इंक्लूड किए हैं
8 फंड्स हैं ये, है ना? कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी मैंने ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया, मुझे अब लगभग 1.5 साल होने वाला है। ओके। और मेरा करंट एलोकेशन जो इक्विटी फंड्स है उनमें 69% के आसपास है, 31% मेरा डेट में एलोकेशन है। होराइजन मेरा ऐसे कोई एग्जैक्टली नहीं है, मेरे कुछ गोल्स है। आई हैव वन गोल इन 6 ईयर जहाँ पे मेरी बड़े बच्चे के एजुकेशन के लिए मुझे देखना है, फिर उसके 6 साल बाद अगला गोल है और उसके 4 साल बाद अगला गोल है। सो आई एम बेसिकली लुकिंग की वेल्थ क्रिएशन करना है विच विल हेल्प मी इन माई गोल्स। And this is all apart from all the other conventional things that you have like PF में और other savings जो है वो सब है अलग। मुझे ये बताइए कि 6 साल के बाद आपको फिर कितने कॉर्पस की ज़रूरत होगी? आपने कुछ कैलकुलेट किया है? ये बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा उस टाइम पे, आज की डेट के बाद इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं तो। और आपने अभी तक कितना निवेश किया हुआ है? ये जो आपकी SIP चल रही हैं वो कितने अमाउंट की चल रही हैं या कुछ लमसम भी है? ये कोई भी SIP नहीं है, ये सारा लमसम है। मेरा करंट पोर्टफोलियो सिर्फ 6 लाख के आसपास है सब मिलाकर। जी। और ये आपका चल रहा है लगभग 1.5 साल से, है ना? 1.5 साल से जी। कोई तो खास वजह आपने 3 जी पूछिए। मैं यूजुअली अभी सिप नहीं किया है, करने का सोच रहा हूँ, बट अभी तक मैंने सिर्फ लमसम किया है। जब भी मार्केट थोड़ा नीचे गया तो मैंने कुछ पैसा डाल दिया है। कोई खास वजह कि आपने 3 एक्सिस, 3 SBI और 2 UTI के फंड्स डाले हैं? कोई खास वजह नहीं है। UTI के दोनों इंडेक्स फंड्स हैं, तो बेसिकली मैं पूरे लार्ज कैप की सारी 100 कंपनीज इंडेक्स में लगाना चाह रहा था। एक्सिस ब्लू चिप वाज अ गुड परफॉर्मिंग फंड इन लार्ज कैप एट दैट टाइम। और फिर फ्लेक्सी और मिड में भी बाय चांस उस टाइम मुझे एक्सिस के फंड अच्छे लगे तो मैंने उनको इंक्लूड कर लिया। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको एक सटीक रणनीति की ज़रूरत होगी। तो पंकज जी, फंड्स अपने आप में तो खैर ठीक ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके गोल से कुछ अलाइन नहीं है। एक तो रेपुटेशन है AMCs का, दूसरा जो चॉइस ऑफ फंड्स है वो भी इनके गोल्स के इनलाइन नहीं है। तो थोड़ा सा इनको सॉर्ट आउट करना होगा। एक्सिस के तीनों में से किस फंड में बने रहे? देखिए, एक्सिस के ब्लू चिप से निकल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लार्ज कैप में ऑलरेडी आपके पास UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है और आपके पास नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी है, तो आप ये एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड से निकल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप बने रहिए और मिड कैप में भी आप बने रह सकते हैं। तो ये आपके पास 2 फंड रहेंगे। साथ ही जैसा अभी आपने कहा कि आपके जो गोल है कम से कम 6 साल के बाद ही स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेट फंड जो आपने इंक्लूड किए हुए हैं, इनकी क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस तरह के अगर आप शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो पैसा पार्क करने के लिए, या हम यूजुअली जब STP करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, या पैसा पार्क करना हो या इमरजेंसी के लिए, तब ये यूजफुल होते हैं। तो अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं तो आप कम से कम, अगर आप प्योर इक्विटी में नहीं जाते तो हाइब्रिड में आप जाइए, हाइब्रिड फंड के थ्रू आप अपने गोल अचीव कीजिए। तो यहां थोड़ा सा बदलाव की जरूरत होगी। साथ ही लॉन्ग टर्म गोल के लिए मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप फंड को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो एक स्मॉल कैप फंड आप इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में, या फिर मल्टी कैप करें जहां पर हर वक्त थोड़ा सा मतलब मिनिमम 25% एक्सपोजर स्मॉल कैप में जरूर रहेगा, उस तरह के फंड को इंक्लूड करें। तो थोड़ा बदलाव की जरूरत है। और साथ ही गोल पहले बिल्कुल सेट कर लें कि कितने साल के बाद इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसको अचीव करने के लिए आपको कितने की SIP करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप SIP का सहारा जरूर लें और पहले तय करें कितने पैसे की जरूरत है। थोड़ा बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए। चलिए, तो आपको जैसे सुझाया जा रहा है उसके मुताबिक आप बदलाव करें और अपने पोर्टफोलियो में जब भी आप कोई फंड शामिल करें तो ये ना देखें केवल कि वो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी शायद ऐसे ही परफॉर्म करेगा तो इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए। थोड़ा सा फंड के बारे में पढ़िए और अपने लक्ष्यों के हिसाब से देखिए कि क्या वो इनलाइन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मेरे ख्याल से इसी के साथ हमें आज शो को यहीं समाप्त करना होगा। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया और पंकज जी आपका भी शुक्रिया समय निकाल के दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। मनी मंत्रा में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।